नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से 10 नंबर डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा भाई, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछते जाऊँगा, उसका भी आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो अब मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा के स्रोत है। मतलब मेरा भाई, जो सूर्य है, सन लाइट आता है, और उसका जो अन्य ताराओं होता है उसका विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या आखिर कहाँ से आता है? तो मेरा भाई, उसका विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक ना। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 2026 में पक्का आने की संभावनाएं बन रही है, ठीक ना। तो मेरा भाई, दर्पण सूत्र आपको मालूम होगा कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। मेरे भाई, टिंडल प्रभाव कहाँ देख सकते हैं? जंगल में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी खेतों में, या इनमें से सभी में? तो मेरे दोस्त, आपको मालूम हुआ क्या बाजार में टिंडल प्रभाव मिलता है? नहीं। खेत में मिलता है? बिल्कुल नहीं। मेरे भाई, जंगलों में आप टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? मेरे भाई, तारों का टिमटिमाना किसके कारण तारा जो होता है टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने मेरे भाई। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद कर लेना, और कॉपी और पेन के साथ लिख कर बैठ जाओ और सभी प्रश्नों को लिख लो, जो जो प्रश्न आपको नहीं आते होंगे, ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मतलब रेटिना पर, ये मेरे भाई, जो ये आँख होता है, नेत्र होता है, नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपको तो मालूम है कि नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो आखिर नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी कि विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? तो मेरे दोस्त, I का फार्मूला होता है QIT, आपको मालूम होगा। तो Q यहाँ पे आवेश 120 कूलम है, और T समय का मात्रक सेकंड होता है, तो ये मिनट में है, तो इसको सेकंड में गुना करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 60, यानी कट सट के 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 एम्पियर है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? मेरे भाई, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह ही नहीं होता है? अमीटर में, अमीटर में तो होता है धन आवेश और ऋण आवेश, वोल्ट मीटर में भी होता है, और विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली आप देखेंगे ना, कुंडली में धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर? तो चलिए मेरे भाई, मैं आपको इस प्रश्न को थोड़ा हल्का कर देता हूँ कि मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर नहीं होगा। तो बताओ, 50-50 पर ऑप्शन हो गया, तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है? तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, लघु पथन के समय जो होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, बहुत हाई लेवल से बढ़ने लग जाता है, ठीक ना। तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फैराडे। फैराडे साहब ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस का फिगर पारिए। यह मेरा भाई उत्तल लेंस होता है। देखो, ये उत्तल लेंस इस तरीके से बनता है, यह उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में सभी जगह मोटाई समान है क्या? देखो, यहाँ पे मोटाई ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो मोटाई समान सभी जगह पे नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन देखो, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, क्या किनारा में मोटा नहीं, बीचे में मोटा है और किनारा में पतला है? तो इसका सही आंसर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।
अरे ये अवतल लेंस के बारे में चर्चा कर देता तो उसमें बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये फोकसांतर f बराबर क्या होता है, r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। तो ऑप्शन में कहाँ है f बराबर r/2, यानी इसका सही आंसर मेरे भाई नहीं है, f बराबर r/2 नहीं है, लेकिन r बराबर 2f तो है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो मेरे भाई मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है। मेरे भाई विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन, क्वेश्चन का था ध्यान से पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है निम्न में कौन जो है जीवाश्म ईंधन है। तो सही आंसर कोयला, कोयला ही जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रकाशीय स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु या इनमें से सभी। तो मेरे भाई जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी 1 JY 1 C बराबर होता है 1 वोल्ट। सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर है, कहता है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। मतलब चुंबक समान है तो सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मेरे भाई विद्युत मोटर जो होता है वह किसमें किसे परिवर्तित करता है। तो 22 का सही आंसर बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा लेता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मेरे भाई मीटर होता है, याद रखना मीटर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर बताना कि पानी के बाल्टी से एक पानी भरा है, मतलब बाल्टी में पानी भरा है और उसमें एक छड़ी डाल देते हैं और उस छड़ी जो होता है टेढ़ा प्रतीत क्यों होता है। किस घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ी, मतलब कि बाल्टी में रखी हुई छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है, किस घटना के कारण। कमेंट में जरूर उसका जवाब देना मेरे दोस्त। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो सही आंसर बी फैराडे साहब ने। तो मेरे भाई 25 में अभी तक आपका कितना सही हुआ वो भी कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्त। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। माने जितना प्रतिबिंब है, जितना दर्पण है उतना ही प्रतिबिंब बढ़ रहा है। तो वस्तु कैसा है, या तो वो वस्तु समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, ठीक ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है किसके बराबर, 1 किलोवाट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, सही आंसर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को हम सामान्यतः कौन सा अम्ल कह सकते हैं, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या बेंजाइक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल हम कह सकते हैं, ठीक ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारतीय जात संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। बताओ यह क्वेश्चन कैसा है मेरे भाई, तो बताओ फिर भी मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, 7 होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति क्या होती है, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई। अगर आप इसका सही आंसर बता देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका साइंस में बहुत ही मजबूत तैयारी है। तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से इसकी उपचयन की गति जो होती है धीमी हो जाती है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2, यानी जहाँ पे 2Cu है और O2 दोनों मिल गया तो यहाँ पे कौन सा हुआ? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ? तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल गया, यानी कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 से ऊष्मा देते हैं तो CO और CO2 में किस प्रकार का समीकरण है? CO अलग हो गया, CO2 माने ऑक्सीजन का क्या हो गया मेरे भाई? ऑक्सीजन इससे हट गया, लेकिन यहाँ पे CaCO3 जो एक तत्व पदार्थ है वह दो अन्य पदार्थ में टूट गया, यानी कि वियोजन हो गया। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जरूर कमेंट में बताना, मैं इसका जवाब आपके कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा का सबसे ललुआ और फेवरेट क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में जो pH परास होता है मेरे भाई 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है बताओ? सही आंसर क्या है? NaHCO3। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? कौन जो है आयन का त्याग और ग्रहण करता है, आयनिक यौगिक का काम कर रहा है? तो यहाँ पे CaCl2 जो होगा वो आयनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग ही नहीं करेगा। तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो मेरे भाई सोडियम या पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कभी भी सॉरी सोडियम और पोटेशियम नहीं मेरे भाई। इसका सही आंसर और बिल्कुल राइट आंसर बी, गोल्ड। गोल्ड जो होता है सोना कभी भी हवा के साथ माने हवा के संपर्क में नहीं आता है, संयोग करबे नहीं करता। ठीक ना, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन आभूषण बनाने में कितने कैरेट के सोने का प्रयोग करते हैं? तो 22 कैरेट। ठीक ना, उसमें दो कैरेट होता है अशुद्ध पदार्थ मिला दिया जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति होती है। वायुमंडल में जो CO2 है वो कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 0.03%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 41 क्वेश्चन करा दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 41 में लगभग 30+ सभी विद्यार्थियों का सही हुआ होगा। तो मेरे दोस्त अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए।